एक बार और मुझे कंफर्म कर दीजिए, अब सब कुछ ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा अब तो लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गलत कर रहे हैं? चलिए, तो जो थोड़ी हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर के हमने बात की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना गया है। और भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में इसकी नींव 1884 ईस्वी में पड़ी। बाद में 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का जब पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, तो उस समय दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह दिया गया है। कांग्रेस जहां जन लोगों के प्रतिनिधि जो है इकट्ठा होते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे जैसे नेट एडिट हुआ वैसे पर्सनल मेरे पास मैसेज आने लगा, और मैं कितनी बार आपसे कहता हूं कि आप ग्रुप को चेक कर लीजिए, समझिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से बनी, उसमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका उसके अस्तित्व को लाने में किसी ने निभाई तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने निभाई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, और यह जो है कंपनी में एक ऑफिसर्स के रूप में कार्यरत थे। इंडियन सिविल सर्विस में इनका चयन था, और यह उत्तर प्रदेश के अधिकांश जगहों पर जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जो नेचर था, कहते हैं कि वह एक सामाजिक समरसता लिए हुए था, ठीक है, सामाजिक समरसता लिए हुए था, सामाजिक सद्भावना, अधिकारों की लड़ाई, इन सब की बात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते थे। और ये अच्छे से इस बात को समझते थे कि औपनिवेशिक शासन सत्ता, ब्रिटिश शासन सत्ता जो है वह कहीं न कहीं क्या, आप तो अच्छे समझ रहे हैं कि पूर्णतया जो है शोषण कर रही है। लेकिन चूंकि ये कंपनी के अधिकारी थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां से अलग लीक हट करके बात नहीं करेंगे। तो इनको लगा कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं पूरे भारत में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिया, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको आपने देखा। लेकिन इनको लगा कि अगर ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिडिल भारत का, और अपनी अपनी समस्या को लेकर के वायसराय के सामने आएंगे, तो उस पर बहुत बड़ी बात नहीं हो पाएगी, और वह फिर कहीं न कहीं कमजोर स्थिति में रहेंगी। अगर ये सारे लोग एक अखिल भारतीय मंच बनाते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता हो, तो अगर पूरे भारत की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की महत्ता बनी रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी विचारधारा, ऐसी बातें जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के जो है दिमाग में आई, और इन्होंने उस समय के जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हों, ठीक है, या फिर बदरुद्दीन तैयबजी हों, ठीक है, इन सब के साथ बातचीत इन्होंने की और इस बात को रखा कि एक अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए। तो कहा जाता है कि इन्हीं के प्रयास से 1884 ईस्वी में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। यहां तक की बात आप देखेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई, जिसको हम लोग बीच बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1885 से तो इसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेंगे ही। इसका वाकई में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मन में यह भाव था कि भारतीयों की समस्या का समाधान किया जाए, या फिर अपने औपनिवेशिक शासन सत्ता की सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया था? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी और बात आप कांग्रेस पर सुनेंगे तो आपको यह प्रश्न आपके दिमाग में बनेगा कि क्या वाकई में भारतीयों के दर्द को ये महसूस करते थे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ये दर्द हो रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं वो औपनिवेशिक शासन सत्ता, ब्रिटिश शासन सत्ता को एक बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, तो ब्रिटिश शासन सत्ता को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, अब थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय संघ को सेफ्टी वॉल्व के रूप में जाना जाता है, सुरक्षा कवच, सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच किसने बोला, थोड़ा इस बात को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। अंग्रेजों की तरफ से इसे सुरक्षा कवच बोला गया, तिलक साहब की किताब में इसे सुरक्षा कवच कहा गया, लेकिन ये क्या था सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कवच? दरअसल कहा जाता है कि अंग्रेजों को बहुत डर लगने लगा था, और उनको ये लगने लगा था कि जिस तरह से भारत में बौद्धिक वर्ग उभर रहा है
और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर यह तो एक अलग प्रकार की समस्या जो है शासन सत्ता के अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा किया जाए, इन लोगों से यह कहा जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ठीक है, एक संगठन बनाइए, और उस संगठन के माध्यम से जो बात हमारे तक आएगी उस बात पर हम विचार विमर्श करेंगे। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन डेली समस्या लेकर के आते हैं और उनकी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाते। हम चाहते हैं, यानी कि अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान करें, लेकिन चूंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इतनी समस्याएं आ जा रही हैं, तो जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इससे अच्छा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसके माध्यम से, ठीक है, कोई बात आए तो मैं उसको समझूंगा, मैं उस बात को गंभीरता से लूंगा और फिर उस पर जो भी बेहतर कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। अब उस समय तात्कालिक वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। वायसराय कौन था? डफरिन था। तो कहते हैं कि डफरिन ने, बात समझिएगा, वायसराय जो है 1884 की बात है, वायसराय कौन था बाबू? डफरिन था। अब डफरिन ने सोचा कि यार, ये कुछ लोग कहते हैं कि डफरिन के दिमाग की उपज थी, तो यहां पर मान लीजिए अगर हम उन लोगों की बात से सहमत हैं, तो उस बात पर अगर हम इस बात को कह रहे हैं, तो डफरिन ने सोचा कि यार कि आखिर में ऐसे किसको तैयार किया जाए। अगर मैं बोलूंगा कि तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपनी बात को रखो, तब मैं उस पर विचार विमर्श करूंगा, उस समस्या का समाधान करूंगा, तो शायद भारतीय बौद्धिक वर्ग के लोग या फिर अन्य जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं वे हमारी इस बात को ना माने। तो ऐसे में लोकप्रिय सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ह्यूम को बुलाया, कहा मिस्टर ह्यूम कम हियर। मिस्टर ह्यूम गए। इन्होंने कहा कि यार देखो, तुम्हारी बात लोग मानेंगे क्योंकि तुम्हारी जो छवि है हिंदुस्तान में वो बड़ी अच्छी बनी हुई है, तुम इस बात को क्यों ना कहते हो। देखो, अब क्या सही क्या गलत इसको हम नहीं कह सकते। तो कहा जाता है कि ह्यूम और डफरिन के बीच में बात हुई। ह्यूम ने कहा कि ठीक है, मैं इस कार्य को करता हूं। तब ह्यूम जो है बाकी भारतीय लोगों के साथ मिलकर के इस बात को रखा और अधिकांश लोग अपने इस बात को समझे और एक नए संघ को लेकर के सहमति जताई। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ह्यूम के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, वो डफरिन वगैरह से नहीं मिले थे, स्वतः उनके दिमाग में ये बात आई, स्वतः उनके हृदय के मनस्थल में ये बात आई और उन्होंने भारतीयों से जो है इस बात को कहा। तथा कथित जो उस समय के बौद्धिक वर्ग के लोग थे, चाहे एस.एन. बनर्जी हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, तैयब जी हो, XYZ कोई भी हो, कि आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बना। अब फिर हम आते हैं सुरक्षा कवच की बात। क्यों कहा गया कि अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बना। फिर से हम वापस आ जाते हैं कि मान लीजिए कि डफरिन और ह्यूम के बीच में बात हुई। कुछ लोग कहते हैं कि डफरिन और ह्यूम के बीच में बात हुई, लेकिन डफरिन की जो चालाकी थी उसको ह्यूम नहीं समझते थे। ह्यूम तो एकदम अलग हृदय भाव से डफरिन से मिले। लेकिन डफरिन क्या सोचता था? डफरिन को यह लगा कि यार हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन सत्ता के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। चलिए 1857 की क्रांति थी, उसको किसी तरीके से हमने दबाया, छोटे छोटे जन आंदोलन हो रहे थे उसको हमने दबाया, लेकिन वो दबाया हमने, वो कब फिर से उभर जाएं किसी को पता नहीं। और जब उभरेंगे तो इसमें इनका नेतृत्व बौद्धिक वर्ग करेगा, और अब जब बौद्धिक वर्ग करेगा इनका नेतृत्व तो खेल खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और उस ऑर्गेनाइजेशन में भारतीयों को शामिल कीजिए और उनसे यह कहिए कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो समस्या आएगी उसका हम समाधान करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो बड़ी समस्या इसके माध्यम से आएगी, तो जो समस्या लगेगा हमें कि ये ब्रिटिश शासन सत्ता के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, उस समस्या का समाधान करेंगे और नहीं तो बाकी की समस्या को वहीं से बाहर करवा देंगे, अपने तक आने नहीं देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किस किस प्रकार की बातें मार्केट में चल रही हैं, कौन कौन सी बातें ब्रिटिश शासन सत्ता के अगेंस्ट में चल रही हैं, वो सब जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी और ऐसे में उसका निदान समय रहते हम लोग कर लेंगे। इस दृष्टिकोण से इसको जो है सुरक्षा कवच बोला गया कि एक ऐसा कवच जो ब्रिटिश शासन सत्ता की सुरक्षा करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, डफरिन बड़ा दिमाग लगा रहे थे ना कि ऐसा कवच है जो सुरक्षा करेगा, और कवच लोहे का बना लिए और उसी में भारत के बौद्धिक वर्ग और जनता ने करंट उतार दिया। उसके बाद पहनाया उनको कवच और करंट लगाया, और करंट जब लगाया धाराएं प्रभावित हुई तो फिर एकदम जाने रहे हो ना, अलग अलग प्रकार का नृत्य करने लगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में भी कई सारे प्रश्न हैं, हमारे भी मन में कई सारे प्रश्न हैं कि क्या ए.ओ. ह्यूम और डफरिन के जो बीच बात हुई, क्या ए.ओ. ह्यूम डफरिन की चालाकी को समझ रहे थे, उसके बाद भी ऐसा काम किए, या फिर
ए ओह्यूम निर्दोष थे, डफरिन की बात को नहीं समझ रहे थे, या दोनों मिले जुले हुए थे, या फिर ए ओह्यूम भारतीयों के साथ, खैर जो भी हो, जाने अनजाने चाहे मनचाहे में एक ऐसा मंच तैयार हुआ, एक ऐसा मंच तैयार हुआ जिसे वे लोग अपना सेफ्टी वॉल्व समझ रहे थे, सुरक्षा कवच समझ रहे थे। वही सुरक्षा कवच उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, और वह सुरक्षा कवच भारतीय राष्ट्रीय संघ आगे ठीक 1 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आया।